In this video, we will be learn about the basic things of the diabetic mellitus, and we will learn about the what is the type of the diabetic mellitus, and what the cause the diabetic mellitus. Whenever I talk about the diabetic mellitus, diabetes, then it's mean the diabetic mellitus, because we will not discuss in this video about the diabetic insipidus, because diabetes insipidus is the different thing from the diabetic mellitus. Diabetes insipidus is the correlate with the ADH hormone, that is the pituitary gland, or the DCT or the CT affected. And we will learn about the diabetic mellitus, and we will see what is the reason for the diabetic mellitus, what the cause, and how it's affect our the life. And फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ, ये क्यों ज़रूरी है कि डायबिटिक मेलाइटस इतना पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि डायबिटिक मेलाइटस इतना गंभीर डिजीज़ है, इतनी सीवियर डिजीज़ है कि मतलब ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, एक सीवियर डिजीज़ है। इसमें ऐसा है कि हर एक 5वीं सेकेंड में मरने वाला बंदा डायबिटिक मेलाइटस से मरता है। 500 मिलियन लोग इस डायबिटिक मेलाइटस से पीड़ित है इन वर्ल्ड वाइड पूरे में। और ये एक सिंगल डिजीज नहीं, ये मतलब कि बहुत सारे डिजीज की जड़ है, ठीक है। और ये मतलब किस तरीके से अपनी लाइफ अफेक्ट करती है, और ये मतलब कि किस तरीके से हो सकती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस का रीजन क्या है। इसमें अपन अगर सुपरफिशियली देखें तो अगर इसका रीजन तो वो इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन की वजह से ही सब ये खेल हो रहा है। अब डायबिटिक मेलाइटस किस तरीके की हो सकती है डायबिटीज़, तो इसके लिए हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम बात करते हैं कि इंसुलिन की वजह से होता है, तो छोटी मोटी बातें इंसुलिन के बारे में कर लेते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है। इसको बनाने के लिए जो जीन होती है वो 11 नंबर क्रोमोसोम के छोटी वाली पी आर्म पे होता है, 11 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। और ये इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा एटीपी बनते हैं, जो ग्लूकोज टूटता पायरुवेक एसिड में बनता है और वहाँ से एटीपी बनते हैं। वो एटीपी एनर्जी के लिए खर्च होते हैं, और ये इंसुलिन बनता है पेंक्रियाज में, ठीक है। पेंक्रियाज में बनता है। पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये डक्टस और फिर एसिनाई होते हैं उसमें, और इस तरीके से एसिनाई होते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं इंटेस्टाइन में खुलती है, और इसके अंदर पेंक्रियाटिक हार्मोन्स होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके अलावा जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं लैंगरहैंस सेल। ऐसे छोटे छोटे लैंगरहैंस सेल होती है, ठीक है। उसके अंदर 4 तरीके की सेल होती है। 4 तरीके की कौन कौन सी सेल हो सकती है वो देखते हैं। एक तो हो सकती है अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी, ठीक है। और अल्फा होती है, उससे निकलता है ग्लूकागोन। बीटा होती है, उससे निकलता है इंसुलिन। और डेल्टा होती है, इससे सोमेटोस्टेटिन। और पीपी, इससे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। अब जो बीटा होती है वो लैंगरहैंस सेल के अंदर 20 मिलियन होती है, ठीक है। 20 मिलियन होती है इंसुलिन। और बीटा सेल होती है वो बहुत मतलब जो इसकी लैंगरहैंस सेल होती है, लैंगरहैंस सेल के जो मिड पार्ट होता है वहाँ पर बीटा सेल मिलती है, ठीक है। और जो पेरिफेरिम होती है वो अल्फा मिलती है। और डेल्टा, और इस तरीके से याद रख सकते हैं, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब डॉग कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और पीपी इन जो अल्फा और बीटा उन दोनों के बीच में मिलती है, ठीक है। अब किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो उसके अंदर दो जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर दो इस तरीके से उसकी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फिर ये ए ब्रांच है, ये उसका बी पार्ट है, और ये सी पार्ट, ये होता है प्री इंसुलिन में इस तरीके का, ठीक है। और फिर ये जो होता है ये इससे जुड़ा रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। 2 इंटर होते हैं, एक इंट्रा होता है,
ये बी है, ये ए है, ठीक है। और सी, जब इंसुलिन मैच्योर हो जाता है, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है, और जो बी इंसुलिन होते हैं उसमें 31 अमीनो एसिड होते हैं, और ये इंसुलिन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। टोटली जो इंसुलिन होता है वो 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। इस तरीके से इंसुलिन के बारे में हमने बात की, और आगे हम देखेंगे कि इंसुलिन में किस तरीके की कौन सी मैनिफेस्टेशन हो सकती है इस तरीके से। तो अब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन होता है, उसके अंदर ग्लूकोज आता है, कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करते हैं फूड के द्वारा, और फिर उसमें इंसुलिन होता है। वो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर जाता है जो बीटा सेल पर होते हैं, बीटा सेल पे जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं वहां पर जाता है और अपना वर्क करता है, और वहां से ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर उसके आगे एटीपी बन जाता है, एनर्जी यूज हो जाती है। ये सिंपली होता है, ठीक है, इस तरीके का। अगर अगर कहीं खराबी आ गई, यहाँ सेल के अंदर जो बीटा सेल है वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई, यहाँ पर वो अपना काम करना बंद कर दी, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो उसमें होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन नहीं मिल रहा, इंसुलिन नहीं हो रहा है, इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स होती है पैंक्रियाज के अंदर, लैंगरेंज सेल के अंदर मिलती है, और इस तरीके से टाइप 1 हुआ। टाइप 2 है, उसके अंदर होता है इंसुलिन आता है, बट उसके रिसेप्टर जो जिस पर रिसेप्टर बैठता है इंसुलिन के ऊपर, वो रिसेप्टर खराब हो गए, तो वो टाइप 2 है। तो इस तरीके से टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन आता है लेकिन उसके रिसेप्टर बेकार हो गए, रिसेप्टर सही से नहीं है, तो उसकी वजह से टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 मेनली होता है ओल्डर पेशेंट में, या एडल्ट कह सकते हैं आपको 40 से अबव, ठीक है। और अगर यंग पेशेंट में है तो वो होता है टाइप 1 होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होती है सुपरफिशियल बातें डायबिटिक मेलाइटस के अंदर। अब ये होता है कि डायबिटिक मेलाइटस को हम डायग्नोस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, आप कहीं भी जाओगे तो 3 टेस्ट होते हैं। एक HbA1c टेस्ट, एक होता है फास्ट ब्लड शुगर टेस्ट FBS, और एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इस तरीके से 3 टेस्ट होते हैं। इनसे हर बार क्वेश्चन आता है कि कैसे क्या डायग्नोस करना है, इनकी वैल्यू दे रखी होती है, और हमें पता करना है कि डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो HbA1c की वैल्यू होती है, वो होती है 5.6 या उससे कम है तो आप हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अगर 5.7 या 5.7 से लेकर 6.5 तक प्री डायबिटिक पेशेंट है, और जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें होती है 6.5 या उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो पंजा छक्का होते हैं, पंजा छक्का, और जो अनहेल्दी पर्सन होते हैं वो छक्का पंजा होते हैं, ठीक है। मीन्स डायबिटिक पेशेंट छक्का पंजा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब होती है फास्ट ब्लड शुगर टेस्ट। फास्ट ब्लड शुगर में अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आपके 99 या इससे कम होता है, और अगर आपने सेंचुरी से लेकर के 126 तक आपने स्कोर किया है प्री डायबिटिक, तो आप प्री डायबिटिक पेशेंट है फास्ट ब्लड शुगर में, ठीक है। और अगर आपने 126 से अबोव है तो उसमें होता है, उसमें आप डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये होता है, उसकी वैल्यू होती है कि 139 है तो आप उससे 139 है उससे कम है तो हेल्दी है, और 139 से लेकर के 199 तक, 140 से 199 तक वो होता है प्री डायबिटिक पेशेंट। और अगर आपने डबल सेंचुरी मार ली, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर डायबिटिक मेलाइटिस पर्सन, ओके। तो इस तरीके से इनको डायग्नोस किया जाता है। ये 3 टेस्ट है, और जनरली हम HbA1c टेस्ट करते हैं, और FBS से अर्ली डायग्नोस के लिए किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो ये अभी जो बात की थी सुपरफिशियल बातें कि डायबिटीज़ टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, ठीक है। अब ये है कि अगर आप मेडिसिन के OPD में बैठे हैं और वहाँ पर आपने कोई ओल्ड पेशेंट आया, तो आपने उसकी एज देखी कि ये तो ओल्ड पेशेंट है, इसमें टाइप 2 होनी चाहिए, तो आपने उसको टाइप 2 के हिसाब से ट्रीटमेंट दे दिया। और तो देखो, टाइप 1 के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो इंसुलिन दिया जाता है, और इंसुलिन का रूट होता है सब क्यूटेनियस, तो उसको क्यूटेनियस के अंदर दिया जाता है, और मतलब मसल तक ना पहुंचे, सिर्फ क्यूटेनियस तक पहुंचे, वहां से इंसुलिन अपना वर्क शुरू करे, ठीक है। और इस तरीके से टाइप 2 होता है, वो उसमें होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है, लाइक मेटफॉर्मिन, लिनाजोलिड वगैरह, इसका पूरी वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है, उसके हिसाब से दी जाती है, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2, अगर टाइप 2 पेशेंट आया, आपने मेटफॉर्मिन दे दी लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, फिर होते हैं, मतलब एक गुड डॉक्टर की तरह और जानना होता है कि डायबिटिक मेलाइटस किस किस तरीके से और हो सकती है, ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटस से एक होती है लाडा,
एक होती है मोडी, ठीक है। लाडा का मीन्स है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज, डायबिटीज ऑफ एडल्ट, ओके। और मोडी, मोडी का मीन्स है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब मोडी होती है वो यंग पेशेंट में होती है, और लाडा होती है वो ओल्ड पेशेंट में होती है, ठीक है। इसका लाडा का रीजन होता है वो सेम टाइप 1 की तरह होता है, इसको टाइप 1 की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसमें ये होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स का, ठीक है। तो उस हिसाब से, और टाइप 2 की तरह ट्रीट किया जाता है वो मोडी को किया जाता है, उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है और इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये होते ही टाइप 1, टाइप 2, मोडी और लाडा। और किस तरीके की डायबिटीज हो सकती है, वो होती है सेकेंडरी डायबिटीज, ठीक है। सेकेंडरी डायबिटिक को इस तरीके से याद रखो कि ये मतलब सेकेंड, प्राइमरी होते हैं वो पहले आते हैं, सेकेंडरी बाद में आते हैं। तो सेकेंडरी ये है कि ये क्रोनिक, अगर आप कोई क्रोनिकली कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो जिसका साइड इफेक्ट हाइपरग्लाइसेमिक है, तो वो आगे जाकर के आपके डायबिटीज कर देगी, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग कोई भी है जो मतलब आप क्रोनिकली ले रहे हैं, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर हम क्रोनिकली यूज लेते हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है हाइपरग्लाइसेमिक होता है, जैसे बीटा ब्लॉकर होती है वो प्रोपेनालोल, प्रोपेनालोल इज द साइड इफेक्ट इज द हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है, कंडीशन। तो हाइपरग्लाइसेमिक में ये होता है कि आप प्रोपेनालोल होता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो उसका जो रिसेप्टर होता है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, वो बीटा सेल ऑफ द लैंगरान सेल के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्या करता है कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब बीटा ब्लॉकर, कोई भी बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, ठीक है, प्रोपेनालोल, या कोई थायराइड्स है या कोई कुशिंग डिजीज है, ठीक है, तो उसके अंदर ये सब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, और ये सब इसके अंदर आते हैं सेकेंडरी डायबिटीज में। और एक अदर कंडीशन हो सकती है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज होती है ये लिमिट इन द फीमेल्स, और प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो उसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो, डायबिटिक मेलाइटस का रीजन है हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक का वजह किस किस वजह से हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिक की वजह से क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। हाइपरग्लाइसेमिक की वजह से जो प्लेटलेट्स है जो ब्लड में फ्लो करती है थ्रोम्बस बनाने, किसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होती है, जो WBC है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो प्लेटलेट्स वहाँ एग्रीगेट हो जाएगी और वहाँ थ्रोम्बस बना देगी। तो इस तरीके से उनका थ्रोम्बस बन सकता है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो ब्लड की जो वेसल्स होती है वो एंडोथेलियम की बनी होती है। तो एंडोथेलियम के अंदर जब वहाँ पर ग्लूकोज लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा तो वो एंडोथेलियम होती है, हो जाती है, वो टाइट हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो एथेरोस्क्लेरोसिस बन सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टेनोटिक बन सकता है। और उसके अंदर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो वेसल्स होती है वो स्ट्रेस इतना ले नहीं पाएगी तो वो टूट जाएगी। तो उसका जो प्लाज्मा या उसका जो ग्लूकोज है वो एंडोथेलियम के अंदर जाएगा तो उसको लीकी बना देगा। तो वहाँ पर वो वेसल टूट सकती है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और एक बताया था कि थ्रोम्बस जब एक ही जगह पर थ्रोम्बस बना हो और वो कहीं और जाकर के वो रुक जाए तो उसको बोलते हैं एम्बोलिक होता है कि जब थ्रोम्बस एक जगह पर बना है लेकिन वो कहीं और जाकर के स्टे करे तो उसको बोलते हैं एम्बोलिक। तो एम्बोलिक का निर्माण, जैसे जेवीपी में कोई थ्रोम्बस बना था यहाँ पर और वो जुगुलर वेन में कोई थ्रोम्बस बना था और वो सेरेब्रल में जाकर रुक रहा है तो वो सेरेब्रल एम्बोलिक हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कंडीशन हो सकती है। और ये हो सकता है कि अगर जो वेसल्स है वो टाइट है
तो वो कभी भी स्ट्रेस नहीं ले पाएगी तो वो टूट सकती है, तो उसकी वजह से ब्लड बाहर आ सकता है, उसको हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। और क्या हो सकती है, जब वेस्कुलर डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। वेस्कुलर डिजीज किस तरीके के, या तो मैक्रो या माइक्रो वेस्कुलर डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। मैक्रो या माइक्रो वेस्कुलर डिजीज हो सकते हैं। मैक्रो और माइक्रो वेस्कुलर किस तरीके से, मैक्रो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के पहुंचेगा, ठीक है। तो वो जाएगा तो वो उसके वेस्कुलरिटी को कम करेगा, ठीक है। तो उसकी वेस्कुलरिटी कम करेगा। अगर बड़े एओर्टा आईवीसी किसी में जाकर के कर रहा है तो वो मैक्रो है। माइक्रो किस तरीके से, कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, जैसे रेटिना है। अब आप रेटिना के अंदर देखेंगे तो आप एक ही ऑर्गन है जिसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज हम देख सकते हैं, वो है रेटिना। रेटिना के हम अंदर हम देख सकते हैं तो वहाँ छोटी छोटी कैपिलरीज है, तो वहाँ पर ग्लूकोज आगे जाएगा, लेकिन उसका मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो वो वहाँ जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसकी भी रेटिनोपैथी होती है, वो किस तरीके से होती है अब बताएंगे। तो और क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की छोटी छोटी कैपिलरीज वहां तक जाती है टू फीड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसमें न्यूरोपैथी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर तो ब्लड फ्लो कैसे रुक जाता है उनका, तो ब्लड फ्लो टाइट हो जाता है, तो फिर उसकी क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। तो उसकी क्या होता है कि उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरॉन्स नर्व खराब होगी, न्यूरोपैथी हो जाता है, ठीक है। तो उसके इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। और डायबिटिक फुट का आपने नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड कोई भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मोनोसाइट जाती है ब्लड के थ्रू। अगर ब्लड के अंदर मोनोसाइट है तो उसको मोनोसाइट बोलेंगे। अगर वो मोनोसाइट टिश्यू में जाकर के उन इन्फेक्शन से लड़ रही है तो उसको मैक्रोफेज बोलते हैं, जब टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्रोफेज भी जाकर लड़ती है, लेकिन ये होती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कहीं पैर में कहीं इन्फेक्शन हुआ है तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, तो ऑलरेडी वहाँ ग्लूकोज ज़्यादा है, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और ये वहाँ पर जाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, तो वो ड्रंकन की तरह बिहेव करती है, उसमें भी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाती है। तो उसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और उस जगह पर ब्लड सप्लाई हो रही है, वहां पर ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। तो बैक्टीरिया का फेवरेट फूड होता है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को ऑलरेडी ले रहे हैं, और बैक्टीरियल ग्रोथ और ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन डे बाई डे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल लेना पड़ता है, वरना एम्पुटेशन करवाना पड़ता है उस लिम्ब का। और ये लोअर लिम्ब का ज़्यादा होता है, क्योंकि अपर लिम्ब में मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन थोड़ी कम देखने को मिलती है, जबकि लोअर लिम्ब में मूवमेंट्स कम होता है, और वहाँ ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन फीट में देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर हम प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करके न्यूरोपैथी चेक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है डायबिटिक फुट, इस तरीके से होता है। अब आप बात करते हैं आंखों में किस तरीके का ग्लूकोज प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज आंखों में जाता है, ठीक है। तो आंखों में क्या, रेटिना होते हैं, रेटिना में ब्लड सप्लाई होती है, नॉर्मल ब्लड सप्लाई इस तरीके से होती है, तो रेटिना की सेल उसको ले लेती है और फिर इस तरीके से हो जाता है। लेकिन डायबिटिक में क्या होता है, ग्लूकोज वहाँ जाता है, लेकिन ग्लूकोज का मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। ग्लूकोज वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो छोटी छोटी वेसल्स होती है उसको टाइट कर देगा, तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस उस छोटी सी वेसल्स में हो सकता है, ठीक है। तो वो टाइट हो जाएगी, तो वहाँ पर वो फट जाएगी, तो वहाँ हिमरेज हो सकता है, कॉटन वूल स्पॉट्स बन सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या होता है, जब मैकुलर सेल, जो मैकुलर एरिया है, वहाँ पर एडिमा हो सकता है, और वहाँ पर क्या हो सकता है कि वो जो बड़ी हो जाए, और वहाँ पर वो ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो, और वहाँ पर ब्लड सेल्स आकर के एक्यूमुलेट हो, तो वहाँ माइक्रो एन्यूरिज्म बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। और किस तरीके से हो सकती है, जैसे डायबिटिक कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट में क्या होता है कि नॉर्मली ग्लूकोज आता है, और वो सार्बिटोल में चेंज होता है, ठीक है। सॉर्बिटोल में चेंज होता है, और फिर वो सॉर्बिटोल आगे मेटाबोलाइज होकर के लेंस और कोलेजन को, लेंस का बना होता है, कोलेजन और प्रोटीन का बना होता है, तो वो उसमें मेटाबोलाइज होकर के उसको न्यूट्रिएंट दे देता है, ठीक है। तो लेंस कोलेजन और उसके बने होते हैं, तो
यहाँ पर ग्लूकोज आता है, सॉर्बिटॉल में चेंज होता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटॉल में, लेकिन सॉर्बिटॉल आगे मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, तो वो जो लेंस होते हैं, आई के लेंस होते हैं, वो कोलेजन के बने होते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है और इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से तो लेंस का जो कोलेजन की स्ट्रक्चर होती है उसको पूरा खराब कर देता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को खराब कर देता है, ठीक है। इस तरीके से वो कैटरेक्ट, फिर वो जब वो बार बार एक्यूमुलेट होगा तो फिर जो उसकी विजन होता है, विजन धीरे धीरे लो होता रहता है, फिर एकदम से पूरा ब्लर हो जाता है। तो इस तरीके से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन किस किस तरीके से क्या क्या अफेक्ट करती है वो सब हमने देखा। तो डायबिटिक मेलाइटिस किस किस तरीके से क्या हो सकती है और कैसे कैसे अफेक्ट करती है, ये सब चीज़ें हमने देखी। और इंसुलिन कैसे कैसे वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सब, और ये सब थी बेसिक थिंग्स अबाउट द डायबिटिक मेलाइटिस। Thank you so much for giving your attention. We will meet in the next video.